चलिए आज एक ऐसे रहस्य की दुनिया में चलते हैं जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन था। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया जिसके राज आज भी हमें हैरान कर देते हैं। और हमारी ये पड़ताल शुरू होती है इस छोटी सी चीज से, सेल खड़ी पत्थर पर बनी एक मोहर जिस पर कुछ निशान उकेरे गए हैं, एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका। ये एक छोटी सी चीज हमें सीधे इस खोई हुई दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से मिलाती है। अब जरा इसके टाइमलाइन को देखें तो ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, इसका दायरा बहुत बड़ा था। लेकिन हम अपना ध्यान उस दौर पर लगाएंगे जिसे विकसित हड़प्पा काल कहते हैं, यानी लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व का समय। यही वो दौर था जब इस सभ्यता ने अपनी सबसे बड़ी बुलंदियों को छुआ था। सोचकर देखिए, एक पूरे की पूरी सभ्यता हजारों साल तक गुमनाम रही, इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब, और जब 1920 के दशक में इसे फिर से खोजा गया तो इसने प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी सारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1924 में जब पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने यह ऐलान किया तो सोचिए दुनिया में कैसी हलचल मची होगी। उन्होंने बताया कि भारत में एक ऐसी सभ्यता मिली है जो मेसोपोटामिया और मिस्र जितनी ही पुरानी है। इस एक खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को कई हजार साल और पीछे धकेल दिया। तो इस खोज के बाद दुनिया को मिला क्या? पुरातत्वविदों को जो सबूत मिले वो सच में हैरान कर देने वाले थे। उन्हें मिले पूरी तरह से प्लान किए हुए शहर जो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस समाज की गवाही दे रहे थे। 40 लाख मानव दिवस। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि अगर एक आदमी ये काम करता तो उसे 40 लाख दिन लगते। ये विशाल आंकड़ा हमें बताता है कि इन शहरों को बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर एक संगठित मेहनत की जरूरत पड़ी होगी। ये किसी शक्तिशाली सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ इशारा करता है जो इतने बड़े काम को मैनेज कर सकती थी। ये शहर ऐसे ही नहीं बस गए थे। जरा कल्पना कीजिए, सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड की तरह बिछी हुई जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती हैं। शहर के दो हिस्से थे, एक ऊंचा जिसे गढ़ कहते हैं और एक निचला शहर। और कमाल की बात यह कि हर जगह एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। यहां तक कि घरों को बनाते समय प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया था। ग्राउंड फ्लोर पर बाहर की तरफ कोई खिड़की नहीं होती थी। और शायद सबसे कमाल की चीज थी उनकी ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। जैसा कि पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने कहा था, यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे पूर्ण प्राचीन प्रणाली है। जरा सोचिए, वो लोग पहले नालियां बिछाते थे और फिर उनके साथ साथ घर बनाते थे। उस दौर के लिए ये एक क्रांतिकारी सोच थी। अच्छा, शहरों की बात तो हो गई, पर ये लोग करते क्या थे? इनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी? चलिए अब जरा इनके हुनर और इनके व्यापार के सबूतों को देखते हैं कि ये क्या बनाते थे और कहां-कहां तक बेचते थे। जैसे कि ये कार्नेलियन के मनके, इन्हें बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। पहले पीले रंग के कच्चे पत्थर को आग में पकाकर उसका रंग गहरा लाल किया जाता था। फिर उसे तराश कर, घिसकर, पॉलिश करके और आखिर में खास तरह के औजारों से उसमें छेद करके तैयार किया जाता था। हर कदम पर कारीगरी की जरूरत थी। और ये व्यापार सिर्फ आसपास नहीं होता था। हड़प्पा के लोगों ने एक जबरदस्त नेटवर्क बना रखा था। सोचिए, लाजवर्द मंगाया जा रहा है अफगानिस्तान से, कार्नेलियन गुजरात से, तांबा राजस्थान और ओमान से, और सोना दक्षिण भारत से। ये एक तरह की प्राचीन ग्लोबल सप्लाई चेन थी। और इस बात का सबूत हमें सिर्फ खुदाई में नहीं बल्कि दूसरी महान सभ्यताओं के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा के इलाके को मिलुहा के नाम से जानते थे। उनके दस्तावेज बताते हैं कि वो मिलुहा से कार्नेलियन, लाजवर्द और सोना जैसी कीमती चीजें खरीदते थे। तो शहर देख लिए, व्यापार समझ लिया, लेकिन अब आते हैं उन बड़े सवालों पर जिनका जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिला है। इन लोगों पर शासन कौन करता था? ये मानते किसमें थे? और आखिर इनकी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? हड़प्पा पर शासन कौन करता था, ये आज भी एक पहेली है। हमें कोई बड़े बड़े महल या राजाओं की कब्रें नहीं मिली हैं। ये जो पुजारी राजा की मूर्ति है ना, ये हमारा सबसे बड़ा सुराग है। लेकिन सच तो ये है कि यह सिर्फ एक नाम है जो हमने दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई राजा था ही नहीं, जबकि कुछ का मानना है कि शायद कई शासक थे। धर्म और मान्यताओं को समझना तो और भी मुश्किल काम है। इस मोहर को देखिए, इसे अक्सर आद्य शिव या प्रोटो शिवा कहा जाता है। इसमें एक योगी जैसी आकृति जानवरों से घिरी है।
लेकिन जब हम इसकी तुलना पुराने ग्रंथों से करते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, तो वहां देवता रुद्र का जिक्र बिल्कुल अलग है। तो क्या ये सच में शिव का शुरुआती रूप है या कुछ और? ये सब अंदाजे हैं, कोई पक्का सबूत नहीं। और फिर लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास सब कुछ बदलने लगा। वो शानदार शहर, वो अनोखी लिपि, वो मोहरें, सब धीरे धीरे गायब हो गए। आखिर हुआ क्या? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई थ्योरीज हैं। शायद जलवायु बदल गई, नदियां सूख गईं, या जंगलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक बड़ी थ्योरी ये भी है कि जो सेंट्रल पावर इस सभ्यता को जोड़े हुई थी, वो खत्म हो गई। हजारों साल तक ये सारे राज जमीन के नीचे दबे रहे, लेकिन आज कहानी में एक नया मोड़ आया है। हमारे पास एक ऐसा जरिया है जो इन पुराने सवालों के नए जवाब दे रहा है, और वो है आधुनिक विज्ञान, जो प्राचीन हड़प्पा के लोगों को आज हम सबसे जोड़ रहा है। और ये जरिया है आर्कियोजेनेटिक्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो विज्ञान है जो कंकालों से मिले प्राचीन डीएनए का अध्ययन करता है। इस डीएनए से हमें लोगों के जेनेटिक इतिहास और उनके आपसी रिश्तों के बारे में पता चलता है। और राखी घड़ी में जो डीएनए एनालिसिस हुआ, उसके नतीजे सच में कमाल के हैं। इसने साबित कर दिया कि हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे। और सबसे बड़ी बात, ये रिसर्च बताती है कि आज के दक्षिण एशिया के ज्यादातर लोगों का जेनेटिक रिश्ता सीधे उन प्राचीन हड़प्पा वासियों से जुड़ता है, एक अटूट रिश्ता। तो सोचिए, हम एक ऐसे रहस्य से चले थे जो जमीन में दफन था, और एक ऐसे कनेक्शन पर पहुंचे हैं जो हमारे डीएनए में मौजूद है। उनके शहर आज धूल में मिल चुके हैं, उनकी लिपि खामोश है, लेकिन उनकी विरासत, उनका डीएनए आज भी हम में जिंदा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जमीन के नीचे अभी और कितने राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं।